गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग सारे लोग जो है जल्दी से जुड़ जाइए। अपना अपना मोबाइल लेकर वीडियो में जुड़ जाना है। हम लोग के द्वारा जो है कि अभी तक सिविक्स का जो है तृतीय चैप्टर का 3.1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग 3.2 को कंप्लीट करेंगे। पूरा ये टॉपिक को जो कंप्लीट करने का हम जो है प्रयास करेंगे। मतलब एक दिन में जो है कि एक ही टॉपिक हम लोग लेकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दो यदि हम पढ़ाना शुरू कर दें तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है और आप लोग को भी जो है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने में थोड़ा सा अनस लगता होगा, ख़राब लगता होगा। ये हमको भली बात ही पता है। तो इसी कारण से ये जो है कि वीडियो जो है हम जो है चाहते हैं कि थोड़ा सा छोटा बने, और छोटा बनने के लिए हमको जो है कि इसको जो है एक पार्ट करके जाना पड़ेगा। 3.1 पढ़ा दिए तो एक बार में, या फिर जो है कि हम लोग 3.2 पढ़ेंगे तो उसको भी जो है एक बार में कंप्लीट करने के। ऐसा मेरा कोशिश रहेगा कि वीडियो छोटा हो और सारा जो है जितना चीज़ बताना हो सारा चीज़ जो है कि सारा बता सके, ऐसा वीडियो बन सके, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। तो आप लोग का अपना अपना जो है कि यहाँ पर आ जाइए, जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोग का स्टार्ट करते हैं बिना बातचीत किए, बिना किसी प्रकार से कुछ किए हम लोग का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग जो है कि सिविक्स का ये चल रहा है। सिविक्स का ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में क्या है 3.2 चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, ये जो है कि पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग को जो आज कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आपको क्या जानकारी मिला, ये जो है सिविक्स का तीसरा अध्याय का 3.2 चल रहा है। तीसरा अध्याय का 3.2 चल रहा है। और कौन सा क्लास का है तो आप लोग जानते हैं ये 9 क्लास का है। 9 क्लास का सीरीज जो है कि ये चल रहा है। तो हम लोग सिविक्स का ये जो है कि अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। मतलब चुनाव में हमारा जो प्रणाली है वो क्या है, हम लोग किस प्रकार से चुनाव करते हैं, ये पूछा जा रहा है कि हम लोग का चुनाव का प्रणाली क्या है। आप लोग इसको जो है क्वेश्चन की तरह लिख भी सकते हैं। आप लोग अपना कॉपी में पेन से नोट कर लीजिए और वहाँ पर लिखिए कि चुनाव की हमारी क्या प्रणाली है। इसे जो आप क्वेश्चन की तरह नोट कर लीजिए। नोट इसलिए कर लीजिए क्योंकि अभी जो समझाया जाएगा, समझाने के बाद उसे जो है कि आप लोग इसका आंसर कर सके, इसलिए आप लोग लिखिए चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। नोट कर लीजिए चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब इसको पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तब इसका आंसर आपको जो है कि अपना कॉपी में पूरी तरह से कर लेना और फिर हमें जो है दिखाना है। तो आप किस प्रकार से दिखा सकते हैं ये आपको पता है। आप हमें सारा चीज़ दिखा सकते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं कि कहाँ दिखा सकते हैं। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और ऑप्शन का प्रयोग करके आप जो है कि हमें जो है सारा चीज़ दिखा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं। यहाँ पर एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि हमारा देश का जो है, पिछले बार भी हम लोग पढ़े तो गैर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक, मतलब यहाँ पर सिर्फ लोकतंत्र या गैर लोकतंत्र के बारे, राजतंत्र के बारे अभी तक जो है कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें में हम लोग का ये पूछा जा रहा है कि हमारा जो चुनाव है क्या वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। मतलब हम लोग जो चुनाव होता है, पंचायत चुनाव हो या फिर जो है कि आपका जो है मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो या प्रधानमंत्री के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, तो क्या वो लोकतांत्रिक चुनाव है या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर एक सवाल की तरह पूछा जा रहा है। तो आगे देखते हैं इस पर क्या जो है जवाब मिलता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखिए भारत में चुनाव किस तरह होते हैं। मतलब ये सवाल का जवाब यदि देना है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि भारत में किस प्रकार से चुनाव होता है। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद होते हैं। आप लोग को पता होगा कि लोकसभा कहाँ है। लोकसभा जो हमारा दिल्ली में, भारत का जो लोकसभा कहाँ है, दिल्ली है। एक हम लोग का जो है कि विधान क्या कहते हैं उसको, संसद भवन है। संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में है। उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम क्या कहा गया है, जो है बांटा गया है, और 2 सदनों में जो बांटा गया उसका क्या नाम रखा गया है। तो एक का नाम रखा गया है लोकसभा और दूसरे का क्या नाम रखा गया है, राज्यसभा। आपको पता होगा कि राज्यसभा में कितने लोग हैं, और आपको ये भी पता है कि लोकसभा में कितने लोग हैं। ये आपको जो है कल भी हमने जो है पूरी तरह समझाकर बता दिया था। इसके कारण से आपको जो है दोबारा ये चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग भी जो है लंबा वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है, इसी कारण से ये बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन विधानसभा के बारे में हमने नहीं बताया था। तो विधानसभा क्या है, लोकसभा पूरे देश में, पूरे भारत में एक है।
पूरे भारत में लोकसभा जो है एक है और राज्यसभा भी एक ही है, लेकिन विधानसभा जो है अलग अलग राज्यों में, जैसे झारखंड में विधानसभा है, जैसे हमारा तमिलनाडु में जो है कि विधानसभा है, जैसे कि बिहार में विधानसभा है। इस प्रकार के अलग अलग राज्य में विधानसभाएं होती है। हम लोग का जैसे खासी सीट है, 81 सीट है विधानसभा में, इसमें जो है विधानसभा का जो चुनाव लड़ता है वो क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। आप लोग को ये पता ही होना चाहिए। मतलब कि हर राज्य में अलग अलग, या कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक विधानसभा और 2 राज्य जो है एक ही विधानसभा में काम करते हैं, इससे भी है, लेकिन ऐसे जो है कुछ ही है, लेकिन बाकी सारे राज्यों के पास अपना अपना विधानसभा है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और चुनाव कितने वर्षों में होता है, तो हम लोग कल भी पढ़े हैं 5 वर्षों में होता है। 5 वर्षों में कोई भी चुनाव हम लोग का, यदि पंचायत चुनाव भी देखा जाता है तो 5 वर्षों में, राष्ट्रपति का चुनाव भी देखा जाता है तो 5 वर्षों में, और यदि हम लोग जो है प्रधानमंत्री का भी चुनाव देखा जाता है तो 5 वर्षों में, MP MLA का चुनाव भी होता है तो 5 वर्षों में। ये सारा चुनाव कितना होता है, 5 वर्षों में होता है। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जैसे ही 5 साल किसी का भी चुनाव होने के बाद जो जीत जाता है, और 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उसका जो कार्यकाल है, मतलब जो अवधि है काम करने का, MLA के रूप में बन के, या MP के रूप में बन के, या पंचायत के समिति के रूप में बन के, या मुखिया बन के, या फिर राष्ट्रपति बन के, और जैसे ही 5 साल कंप्लीट करता है तो वहाँ पर जो है दूसरे बार जो है चुनाव किया जाता है। उसमें यदि पुनः जीत जाता है तो पुनः वह जो है व्यक्ति रह सकता है, या तो फिर जो दूसरा कोई व्यक्ति जीत के आता है तो वो व्यक्ति जो है कि चुनाव जीतने के बाद रहेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 5 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति जो है चुनाव लड़के जाता है, उसका कार्यकाल समय जो है खत्म हो जाता है। ओके, लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है। मतलब 5 साल कंप्लीट तो लोकसभा भंग हो जाती है। भंग मतलब क्या है, समाप्त हो जाती है। समाप्त होने के बाद क्या है, दूसरा बार चुनाव होगा। दूसरा बार चुनाव होने के बाद क्या होगा कि दूसरे लोग जो है, या फिर वही सारे लोग जो जीतेंगे फिर लोकसभा में आएंगे और विधानसभा में आएंगे। विधानसभा राज्यों में होती है, लोकसभा जो है देश का एक है। भारत देश का एक लोकसभा है, लेकिन विधानसभाएं जो है अलग अलग राज्यों में है। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच लीजिएगा कि एक विधानसभा होता है एक लोकसभा होता है, ऐसी बात नहीं है। लोकसभा एक होते हैं, राज्यसभा एक होते हैं। जैसे दिल्ली, आप लोग पता होगा दिल्ली है, दिल्ली में एक संसद भवन है। संसद भवन का दो सदनों में बांटा गया है। एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। एक का नाम क्या है, लोकसभा, और दूसरे का नाम क्या है, राज्यसभा। और उसके बाद जो है कि जैसे हम झारखंड देखा जाए, झारखंड में क्या है, झारखंड में जो है विधानसभा है। तमिलनाडु में क्या है, तो विधानसभा है। आपका पश्चिम बंगाल में क्या है, तो विधानसभा है। मतलब अलग अलग राज्यों में जो है कि विधानसभाएं होती है। ये बात जो है याद रखने वाली चीज़ है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। मतलब जैसे झारखंड का चुनाव कब हुआ, अभी जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ, लेकिन आप लोग यदि देखा जाए तो झारखंड का चुनाव उस टाइम था नहीं था। मतलब क्या है कि चुनाव जो है कि कभी कभी जो है सेम टाइम में हो जाते हैं, या फिर कभी कभी जो है अलग अलग टाइम में होते हैं। जिस प्रकार के जिस राज्य का 5 साल अवधि कंप्लीट करता है उस प्रकार से जो है कि चुनाव हुआ है, मतलब होता है। तो एक बार में 2, 3, 4 राज्य भी जो है कि चुनाव लड़ सकते हैं एक साथ। जो है चुनाव आयोग का जो घोषणा होती है, हम लोग का जो चुनाव जो कराता है वो चुनाव आयोग कराता है। तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में सारा कार्य होता है। तो यदि चुनाव आयोग ने कहा कि 5 राज्य जो एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो उसे एक साथ जो है चुनाव का डेट दिया जाता है, और उस चुनाव में वोटिंग होता है, और उसके बाद जो है कि जीत हार का जो फैसला होता है, ये आप लोग सारे लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन में चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। और ये जो पद्धति है, इस पद्धति को क्या कहेंगे, इस नियम को क्या कहेंगे, आम चुनाव कहेंगे। ये खाने वाला आम नहीं है, नाम है आम चुनाव। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। कई बार ऐसा होता है जो एक ही क्षेत्र में जो है चुनाव होता है, जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। जैसे यहाँ पर जैसे झारखंड का 13वां विधानसभा को देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो विधायक कौन थे, कौन थे यहाँ पर विधायक यहाँ पर थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश उनका जो निधन हो जाता है तो दोबारा जो है उपचुनाव होता है। उपचुनाव क्या 1 साल के बाद हुआ था। तो 1 साल के बाद हुआ था तो वहाँ पर जो है कि फिर से जो है कि लोगों ने प्रतिभागी की तरह जो है कि चुनाव में लड़े। उसमें से जो है जय मंगल सिंह जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह के जो पुत्र हैं वो जो है कि चुनाव में लड़े,
और फिर जो है उनका क्या है विजय प्राप्त हुए, है ना, विजय हुए। तो ये जो है क्यों चुनाव हुआ बीच में चुनाव इसलिए हुआ कि क्योंकि जो हमारा जो विधायक हैं वो विधायक क्या हो गया था, उनका जो है कि किसी कारणवश जो है कि निधन हो चुका था, और निधन होने के कारण से वो जगह खाली हो गया, और जगह भरने के लिए जो है उस जगह को कंप्लीट करने के लिए, उस एमएलए के जगह को कंप्लीट करने के लिए फिर से जो है चुनाव किया गया। मतलब कोई व्यक्ति जो 5 साल के अंतर्गत 5 साल जो होता है 5 साल के पहले यदि मान लो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा और 1 साल 1.5 साल 6 महीना या फिर 12 महीना या 2 साल के बाद वो जो किसी कारण या किसी वश वो जो है कि मृत्यु हो जाती है या तो फिर निधन हो जाता है, मृत्यु और निधन एक ही होता है, यदि हो जाता है तो बीच में जो चुनाव किया जाता है उस चुनाव का नाम होता है उपचुनाव। तो आप लोग यहाँ पर एक सवाल नोट कर लीजिएगा, उपचुनाव से आप क्या समझते हैं, क्या सवाल नोट करिएगा, उपचुनाव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है इसे उपचुनाव कहते हैं। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है इसे क्या कहा जाता है, उपचुनाव कहते हैं। बहुत लोग सारे होते हैं जो विधायक के चुनाव में लड़े हुए हैं लेकिन बीच में जो है इस्तीफा दे देते हैं, या फिर किसी का जो है कि निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण से दूसरा बार जो है चुनाव किया जाता है। उस चुनाव को बीच में जो चुनाव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उपचुनाव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उपचुनाव कहा जाता है। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है आम चुनाव के बारे में ध्यान केंद्रित करेंगे, आम चुनाव कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं चुनाव क्षेत्र। ये चुनाव क्षेत्र के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। चुनाव क्षेत्र आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने, आपने पहला पार्ट में पढ़ा था हरियाणा के बारे में, याद कीजिए कि इस किताब में जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे, हरियाणा के बारे में पढ़े थे। तो हरियाणा के बारे में पढ़े थे तो उसके बारे में फिर से एक बार दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। मतलब वहां पर कितने विधायक हैं, टोटल 90 विधायक है। वहां पर कितने सीट हैं विधानसभा में, 90 सीट है। तो कितने के लिए वोट पड़ेंगे, तो 90 विधायक के लिए वोट पड़ेंगे। और कितने विधायक जीतेंगे, 90 विधायक जीतेंगे। बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा, क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हरियाणा का हर एक व्यक्ति, मतलब जितना भी व्यक्ति जो वोट कर सकता है, ये सारे लोग क्या 90 विधायकों को जो वोट किया। तो यहाँ पर ये भी होता है कि सारे लोग जो वोट करते हैं, लेकिन सारे लोग जो है अलग अलग व्यक्ति को करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलता है वो जो है कि विधायक पद पर विजय घोषित होता है। ये तो आप लोग को पता ही है, ये तो मैंने बार बार बताया है। हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है। शायद आपको भी मालूम नहीं, तेरा पता मालूम नहीं, गाना है किधर है, ये किसका दिया हुआ है, ये मानचित्र है, लेकिन मानचित्र से हम लोग का अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। आगे चलते हैं, ये मिला। अब देखते हैं होगा कि ऐसा नहीं होता। आपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति को बांट दिया जाता है कि कहाँ पर, जैसे हम लोग का विधानसभा देखिए तो हम लोग का 92 विधानसभा है, अलग अलग विधानसभा में बांटा गया है। झारखंड के जो है कि सारे लोगों को अलग अलग बांटा गया है, 81 विधानसभा सीट में बांटा गया है। उसी प्रकार हरियाणा में भी जो है कि 90 भागों में जो है बांट दिया गया है। 90 सीट में जो है 90 भाग पर 90 विधानसभा सीट बना दिया गया है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, एक यदि आप लोग को पता होगा तो ये बताइए कि झारखंड में कितने लोकसभा सीट है, और झारखंड में कितना विधानसभा सीट है, और झारखंड में कितना राज्यसभा सीट है। ये 3 क्वेश्चन का आप यदि कमेंट करके लिखना चाहेंगे, यदि आप लोग का मन करता है और कमेंट करने में थोड़ा सा उंगली दर्द नहीं करता है, तो आप लोग जो है कि लिख सकते हैं। ओके। और बीच में यदि कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई अलग व्यक्ति जुड़ जाता आप लोग के अलावे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे जो करता है करने दीजिए। कल का ही प्रॉब्लम था, लाइक डिसलाइक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डिसलाइक करता है, लाइक करता है, उसमें क्या मतलब। हम लोग को जो है कि पढ़ने से मतलब है, पढ़ के जो है कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ कोई डिसलाइक करे लाइक करे, उसको यदि हम लोग बात करना शुरू करें तुम डिसलाइक क्यों किया, तुम लाइक क्यों किया, तो वो चीज़ नहीं है, मायने नहीं रखता है। आपको जो है कि पढ़ने में यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो पढ़ते जाइए, है ना। लोग होते ही हैं डिसलाइक लाइक करने के लिए, है ना। वो लोग किसी भी व्यक्ति को तो ख़राब लगेगा ही, है ना। हर व्यक्ति को अच्छा तो नहीं लग सकता है ना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, उसको कभी ख़राब नहीं लगता। और जो व्यक्ति जो है कि
पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, उसको तो ख़राब लगेगा ही, तो अपना गलत कमेंट करेगा ही, वो जो अलग अलग सारी चीज़ करेंगे ही, लेकिन उसमें कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें करने दीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं, ये काम उनका अच्छा काम है ना। उसके लिए तो कुछ काम चाहिए, लॉकडाउन का समय है तो काम करना है, तो उसे यदि डिसलाइक, लाइक या फिर कमेंट या भद्दा कमेंट या फिर ख़राब कमेंट या आकर जो है कि कोई कमेंट करता है, तो वो बेचारा खाली बैठा हुआ है तो उसको करने दो। हम लोग का है उसका जो है कि रोज़गार छीन ले, तो वो जो है कि उसका रोज़गार लगभग लगता है इसका रोज़गार है, तो उसे करने दिया जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया। चुनाव के उद्देश्य में से इसे जो अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल आप लोग को नोट करना है, निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर भी जो है भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र है, आप लोग ये बताइए कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं। आपका जो है आप अपना विधानसभा क्षेत्र बताइए, लोकसभा क्षेत्र बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर आप लोगों को करना है। एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मतलब एक क्षेत्र में, जैसे हम लोग एक क्षेत्र में रहते हैं तो हम लोग भी जो किसी को वोट देकर जो है जिताते हैं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्षेत्र में रहने वाला मतदाता मतलब क्या? वोट देने वाला जो व्यक्ति है, नागरिक है, जो वोट देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, वो क्या है कि अपना वोट देकर एक प्रतिनिधित्व को चुनने का प्रयास करता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। मतलब भारत में जो है, भारत देश जितना भी बड़ा है उसमें जो 543 सीटों में निर्वाचन क्षेत्र जो है उसमें बांट दिया गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधित्व को संसद सदस्य कहा जाता है, क्योंकि वो सदस्य कहाँ पहुँचता है? संसद में पहुँचता है, तो क्या कहलाया गया? संसद सदस्य कहलाया गया। वो चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद वो कहाँ जाता है? संसद में जाते हैं, उसके लिए उसको क्या कहा गया? संसद सदस्य। हम लोग कहाँ जो भी चुनाव होता है एमपी कहाँ जाता है? दिल्ली में क्या है? संसद भवन है। संसद में ये सारे लोग जाते हैं, कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। एक राज्यसभा और एक लोकसभा है, तो वहाँ पर जो है लोकसभा में जाकर बैठते हैं, लेकिन वो तो वास्तव में तो संसद भवन है, तो इसलिए उसे जो है संसद सदस्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संसद सदस्य कहा जाता है। याद रखना, यदि प्रॉब्लम होगा तो हमें बाद में भी पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। मतलब कि जो कल ही हमने बताया था कि प्रधानमंत्री भी वोट देता है और एक आम आदमी, मतलब दबा कुचला आदमी, सबसे नीचे वाला आदमी, जो मतलब कभी भी उतना दूर तक नहीं पहुंच सका है, कभी बड़े पदों को देख नहीं सका है, तो उन लोग का भी जो वोट देता है, जिसके पास ना ज़मीन है ना खाने पीने के लिए कुछ है, और वो सरकार खिला के 1 रुपये किलो चावल खिला रही है, और वो बेचारा जो है वो भी जो है यदि वोट देने जाता है तो उसका भी जो है कि वोट का जो है तुलना यदि किया जाए तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो या कोई भी हो, जितना उसका महत्व है उसका वोट का, उतना ही महत्व जो है कि किसका है? उस छोटे से व्यक्ति का है, जो उसके पास खेत नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो चीज़ें हैं। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति में माना जाता है तो उसे क्या माना जाता है? मुकेश अंबानी को माना जाता है, सबसे पैसेदार, सबसे ज़्यादा पैसे वाला। वो भी व्यक्ति यदि वोट देने जाता है और वोट देता है तो उसका वोट के बराबर एक गरीब आदमी जिसके पास पैसा ही अपना पैसा कुछ नहीं है, उसका वोट और मुकेश अंबानी का वोट जो है बराबर ही कहलाएगा। प्रधानमंत्री का वोट हो या मुकेश अंबानी का वोट हो या अनिल अंबानी का वोट हो या किसी भी व्यक्ति का वोट हो, जो भारत देश में वोट करता है उसका वोट जो है इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। ये बात जानने योग्य बातें हैं, है ना, ऐसा सोच करना नहीं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य होता है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो। मतलब सारे का सारा जो है एक समान, प्रत्येक देखा जाता है कि जो व्यक्ति लोग हैं उसकी संख्या जो है एक समान जैसा हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा जाता है। इसी प्रकार जो है कि विधानसभा की जो सीट है उसके अनुसार इसको बांटा जाता है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधित्व को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। देखिए
देखिए क्या होगा कि विधानसभा में ये जो व्यक्ति हैं, जो सारे व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति एमएलए होते हैं, वो कहाँ जाकर बैठता है? विधानसभा में बैठता है। कहाँ जाकर बैठता है? विधानसभा में बैठता है। तो विधानसभा में बैठता है तो विधानसभा विधायक, विधानसभा विधायक। जो विधानसभा में बैठा उसको क्या कहेंगे? विधायक। जो संसद में बैठा उसको क्या कहेंगे? सदस्य। और जो विधानसभा में बैठा उसको क्या कहेंगे? विधानसभा सदस्य। क्या कहेंगे? विधानसभा सदस्य। मतलब जो विधानसभा में बैठता है उसे क्या कहेंगे? विधानसभा सदस्य। तो जो भी विधायक किसको कहते हैं? जो विधानसभा में बैठता है उसे क्या कर देंगे हम लोग? विधायक। क्या कहेंगे? विधायक या विधानसभा सदस्य या विधायक। विधान देखिए यहाँ पर लिखा विधान, तो और क्या है? विधायक। दोनों मैच कर रहा है ना। तो विधायक किसको कहेंगे? विधायक। जो विधानसभा में बैठे उसे विधायक, जो संसद में बैठे वो संसद सदस्य, एमपी। ओके, समझना, ये सब समझने का है। ये सब हर साल जो है पढ़ना पड़ेगा। आप अभी 9 में 10 में जाइए तो यही पढ़ना है ना। इसलिए यहाँ यदि क्लियर से पढ़ लिए तो आगे वर्ष जो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, उसमें थोड़ा विस्तार रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। प्रत्येक यहाँ पर कहा था? विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। देखिए यदि पंचायत का चुनाव आप लोग देखे होंगे तो यही तरीका जो है पंचायत में भी जो है कि अपनाया जाता है। पंचायत में क्या होता है? मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, वार्ड होता है। आप लोग तो जानते ही होंगे, आपके घर के सामने ही होंगे सारे लोग, है कि नहीं। प्रत्येक पंचायत के कई वार्डों में बांटा जाता है। मतलब पंचायत को क्या वार्ड में बांटा जाता है, कई वार्ड में बांटा जाता है। जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है, और वार्ड को जो भी आप मान सकते हैं छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र कह सकते हैं, या कहने का क्या, ये कहना ही पड़ता है, कह दीजिए। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। जो एक वार्ड होता है वहाँ पर एक वार्ड खड़ा हो सकता है। एक वार्ड क्या, कई खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही। मतलब एक गांव में 4-5 वार्ड हो सकते हैं। 4-5 वार्ड, जैसे वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3। आप अपने गांव में पता कीजिएगा तो आपका भी गांव में जो है 3-4 वार्ड संख्या मिल जाएंगे। आप किस वार्ड संख्या में रहते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप जब वोट करने जाते हैं या फिर जब वोट करेंगे तो क्या होगा, क्या आप जो है अपने वार्डों को वोट कीजिएगा तो उसमें कई वार्ड जो है आपके क्षेत्र से खड़े होते हैं, लेकिन एक ही जीतता है। और आपके गाँव में जो है कि संख्या जिस संख्या में होगा, जैसे मान लीजिए आप वार्ड संख्या 2 में रहते हैं तो आप जो है वार्ड संख्या 2 में जाकर वोट करेंगे। कोई यदि वार्ड संख्या 3 में रहता है तो कहाँ पर जाकर वोट करेगा? वार्ड संख्या 3 में जाकर वोट करेगा। लेकिन इसमें जो प्रतिभागी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत लोग खड़ा हो सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते हैं। वो भारतीय संविधान उसको जो है कि अधिकार दिया हुआ है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्र हम लोग अक्सर सुनते हैं सीट, तो वही सीट है जो विधानसभा सीट या लोकसभा सीट या राज्यसभा सीट। तो सीट क्या है? ये सारे जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को सीट कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र जो है उसको क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। ऐसा सीट नहीं कि कुर्सी है, नहीं कुर्सी नहीं समझ लेना। सीट मतलब सीट के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि है ना। और सीट इसलिए भी कि जाकर कुर्सी में बैठता है तो सीट हो गया, बता आराम से सीट हो जाता है। क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है एक जगह का जो प्रतिनिधित्व करता है, एक स्थान का जो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। मतलब कोई यदि बोला जाए कि लोक दल का जो 60 सीट जीत लिया, 60 सीट मतलब क्या, 60 निर्वाचन क्षेत्र को जीत चुका है, समझे। अब क्या, आरक्षित क्षेत्र। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर आरक्षित होता है, जहाँ पर कहीं पर महिलाएं ही खड़ा हो सकते हैं, या फिर कहीं पर जो है कि अनुसूचित जनजाति, या इस प्रकार से जो है अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। आगे बता देने से अच्छी नहीं होगी, यहाँ पढ़ के बताएंगे तो आप लोग को अच्छा समझ आएगा। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधित्व के तौर पर चुने जाने का अधिकार है। मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति जो है वोट देना चाहता है, जो भी व्यक्ति किसी को चुनना चाहता है या फिर खुद जो है खड़ा होना चाहता है तो पूरा अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे कि हम खुद जो है कि चुनाव लड़ें तो लड़ सकता है। कोई व्यक्ति चाहे कि हम वोट देना चाहें तो उसे कोई मना नहीं कर सकता। हमारी संविधान जो है
पूर्ण रूपेण अधिकार दिया है कि आप इसका अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। आप भी मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी पंचायत समिति का चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी जो है वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। इसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, एमपी का चुनाव होता है और कई एमपी मिलने से एक प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, है ना, ये बात याद रखिएगा। जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, एमएलए का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है और एमएलए का चुनाव होने के बाद क्या होता है, कई विधायक मिलने के बाद एक जो है कि क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और किस तरह से बनते हैं वो तो हम बता दिए चुके हैं कल का वीडियो में कि आधा से एक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 543 से 543 को आधा करिए, आधा से एक ज़्यादा करिए, जो पार्टी जीतेगा वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। इसी प्रकार विधानसभा में क्या, विधानसभा में आपका जितना भी सीट है उसमें से आधा करिए, आधा से एक ज़्यादा, एक जोड़ दीजिए, ज़्यादा हो गया। उसके बाद जिस पार्टी को इतना सीट मिल चुका है, इतना निर्वाचन क्षेत्र जीत चुका है, वो अपना मुख्यमंत्री बना सकता है। ओके, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि मतलब हम लोग के संविधान निर्माताओं को चिंता थी जिसके कारण से आरक्षण जो है कि दे दिया गया। अब आरक्षण किसको दिया, कितना दिया गया, ये भी यहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं कि संभव है। खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर समूह, मतलब ये जो खुला चुनाव जो है उसमें कुछ लोग कमज़ोर हो सकते हैं। अब पता नहीं कौन लोग कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर समूह के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब कि जो कमज़ोर है, जिसके पास उतना छवि नहीं है और कमज़ोर है और आगे बढ़ नहीं पा रहे, उसके लिए आरक्षण का जुगाड़ जो है किया गया, आरक्षण का जो है कि काम किया गया। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उसके पास ना हो। तो यहाँ पर हमारा संविधान शिक्षा का तो कोई उल्लेख ही नहीं करता। हमारा संविधान जो है, कोई व्यक्ति यदि कुछ बनना चाहता है, मतलब नेतागिरी में यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसे शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हैं, जो व्यक्ति आपका जो है कि स्कूल जाएगा, स्कूल जाने पर आपको जो है कि वहाँ पर बोलेगा कि हमको जो है चपरासी का नौकरी दे दीजिए, तो वहाँ पर भी पूछा जाता है आप कितना पढ़े हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री का यदि नॉमिनेशन करना चाहेंगे, एमपी के लिए जो है आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपको वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना पढ़े हैं। ये क्या संविधान लिखने वालों की एक चिंता ये थी, तो ये चिंता को दे दिया है। तो ये आप समझिए क्या सही है क्या गलत है, आपको ये समझना चाहिए। शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही ना। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। रोक सकते हैं मतलब उसके पास पैसा है तो रोक सकने का काम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभा में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसके कारण से आरक्षण दे दो, है कि नहीं। जब कोई व्यक्ति जो है कि मान लीजिए कोई बच्चा यदि पास नहीं हो रहा है, एक मेरे मन में सवाल है, आप लोग भी इसमें यदि आप लोग सहायता कर सकते हैं। यदि मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा पास नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना है कि कोई बच्चा 70 नंबर लाया और कोई बच्चा जो 0 नंबर लाया और बार बार वो फेल कर रहा है, तो उसको अपने से देकर पास कर दो। यही एक प्रकार से जो है कि हमको ऐसा लगता है कि ये भी सिस्टम हो सकता है आरक्षण का, तो वही बच्चा को जो है आरक्षण दे के जो है पास कर दो। कोई बच्चा जो है पास होते आ रहा है नंबर ला के और एक बच्चा नहीं ला रहा है, अब जब वो बच्चा नहीं ला रहा है तो उसको हम लोग जो है नंबर दे के पास कर देंगे, तो बच्चा के मन में क्या आ जाएगा, अरे तो मैं तो कुछ नहीं लिखता तो ही पास हो जाता हूँ। उसी प्रकार कुछ लोगों को जो है अधिकार दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, तो उन लोग भी क्या सोचेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से जो है कि चुनाव लड़ूंगा, मेरे जगह से तो कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता है और मैं ही जीतूँगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा जो है। लेकिन भारतीय संविधान लिखने वाले लोग बहुत ही जो है कि पढ़े लिखे और बहुत ज्ञानी लोग थे। उन्होंने जो है सबकी सारे वर्गों की जो है चिंता की है, सारे वर्गों का, सारे लोगों का जो है चिंता किया है। लेकिन कुछ लोग जो है संविधान में जो है आलोचना भी करते हैं, इसका आरक्षण का आलोचना भी करते हैं, और कुछ लोग जो है कि संविधान में जो आरक्षण का आलोचना नहीं करते हैं। दो प्रकार के वर्ग है, एक वर्ग जो है कि
आरक्षण का आलोचना करता है, खुलकर आलोचना करता है, और एक वर्ग है जो कि इसका आलोचना नहीं करता है, इसका समर्थन करता है, बोलता है कि नहीं हम लोग दबे कुचले हैं तो हम लोग का अधिकार मिलना ही चाहिए। और कुछ लोग हैं कि नहीं आप दबे कुचले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने खुद से नहीं बढ़ सकें। ये हमारा जो एक जो समाज के जो दृष्टिकोण से जो बातें हैं वो आप लोग को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग इसका आलोचना करते हैं, कुछ लोग जो है कि आलोचना नहीं करते हैं। आप लोग किस चीज़ में आते हैं हमको नहीं पता, हम तो ना आलोचना करते हैं ना इसके हम एक प्रकार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप हमें जो है इसमें ना डालिएगा तो अच्छा रहेगा कि हम आलोचना कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, इसमें जो है कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग का जो है आप लोग आरक्षण का आलोचना करते हैं या समर्थन करते हैं, आप चाहें तो हमें पर्सनल बता सकते हैं, इसे यहाँ पर ना लिखें। कमेंट बॉक्स में ये ना लिखें कि हम आरक्षण का जो है कि सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं। आप हमें डायरेक्टली बता दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। इसमें जो बहुत सारे लोग जुड़ जाने के बाद आपको बोलेंगे कि आप आलोचना क्यों कर रहे हैं या फिर जो है कि आप जो है कि समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसी कारण से यहाँ पर आपको नहीं बताना है। आप जो पर्सनली हमको बता सकते हैं। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोग के लिए आरक्षित है तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति का जो है यदि हम लोग बोला जाए तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अक्सर बोल देते हैं एससी और एसटी। इसी को कहा जाता है एससी और एसटी। उन लोग को जो है कुछ आरक्षित किया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति, जहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दिया गया है वहाँ पर केवल अनुसूचित जाति के लोग ही जो है चुनाव लड़ सकता है, बाकी किसी जाति का जो है लोग नहीं लड़ सकता है। मतलब कोई दूसरा यदि चाहे कि ओबीसी जाके लड़े तो नहीं लड़ सकता है, यदि कोई चाहे कि जनरल जाकर लड़े तो जनरल नहीं लड़ सकता है। ये भी बात आप याद रखें। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित चुनाव क्षेत्र में से चुनाव लड़ सकते हैं। जहां पर एससी है वहां पर एससी लड़ सकता है, जहां पर एससी के लिए आरक्षण दिया वहां पर एससी लड़ सकता है, जहां पर एसटी का आरक्षण है वहां पर एसटी ही लड़ सकता है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अभी लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये आप लोग जान लीजिए। अनुसूचित जातियों के लिए कितना है 84 है और 47 कितना है 47 किसके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए है। 26 जनवरी 2019 की स्थिति ये सीटें पूरी आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से से कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। मतलब क्या है कि जब पंचायत चुनाव उसमें भी जो है इस आरक्षण को लागू करने का प्रयास किया गया। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका और नगर निगमों स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है। ये सारे लोगों को आरक्षण मिलता है, जहाँ पर जिस एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो, जिस पर महिला हो उसके लिए आरक्षण जो है वो वहाँ पर वही खड़ा हो सकता है और बाकी किसी कास्ट का या किसी जो है जनरल या अलग अलग जो है बांटा गया उस लोग जो है खड़ा नहीं हो सकता। ये बात जो है याद रखने वाली बात है। ये बहुत बार जो है कन्फ्यूजन भी करता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक यदि आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार जो है थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर आप इसको समझ सकते हैं। आपके हाथ में है, हम जो है आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसको पीछे कर सकते हैं, पीछे से आपको इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं। मतलब पूरी तरह से आपके हैंड उंगली में हम काम कर रहे हैं। सोचिए, नहीं कहता है उंगली में नचा देंगे, तो उसी प्रकार चाहे तो इस वीडियो को आप लोग उंगली में नचा सकते हैं। आप पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, या फिर नहीं देख सकते हैं या देख सकते हैं। ये आप लोग के हाथ में है, तो आप हमको उंगली में ही नचा रहे हैं। सोचिए कितना मस्त बात है। टीचर जो उंगली में नच रहा है कि नहीं। हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। मतलब जितने राज्य हैं अपने अलग अलग आरक्षण का जो है कि दिया है कि कितना कितना देना है, उसका अलग अलग जो है आरक्षण का दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय, अब ये जो है कि थोड़ा सा ख़त्म हो गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत का एक बहुत जो है बड़ा नक्शा दिया गया है। यहाँ पर जो है क्या ये नक्शा दिया गया, भारत का मानचित्र है ना। भारत का मानचित्र आप लोग पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? तो पहचानते हैं तो अच्छी बात है। अब तुम लोग का जो है कि थोड़ा सा काम आ गया है, थोड़ा सा आप लोग के काम करने का योग काम आ गया है, तो उस काम को करना चाहेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप देखिए राज्य दिया हुआ है।
आप लोग का थोड़ा सा काम यही करना है कि जितने भी भारत में राज्य हैं, अभी कितने राज्य हैं ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं और जितने भी जो है राज्य हैं, उसको आपको एक तरफ लिखना है राज्य, एक साइड में 3 कॉलम बनाना है। कितना कॉलम बनाना है? अच्छा 4 बनाओ, 3 नहीं 4 बनाओ। एक कॉलम बनाना है आपको जिसमें नाम लिखना है स्टेट नेम। स्टेट नेम जैसे यहाँ पर लिखा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, उसी प्रकार से एक कॉलम में आप जो है बनाते जाइए, उसमें राज्य का नाम लिखिए। सेकंड कॉलम में जो आप कैपिटल का नाम लिखिए, है ना। सेकंड कॉलम में क्या लिखना है? सेकंड कॉलम में कैपिटल का नाम लिखना है। जैसे आंध्र प्रदेश का क्या राजधानी है, उसका कैपिटल क्या है, वो चीज़ लिखना है। इसके बाद थर्ड कॉलम में वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है ये आपको लिखना है। और फोर्थ कॉलम में आपको निर्वाचन क्षेत्र लिखना है, कितने निर्वाचन क्षेत्र जो है मिला हुआ, ये चीज़ आपको लिखना है। ये चीज़ आपको केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी करना है और ये चीज़ आपको जो है कि किसके साथ करना है? राज्य के साथ भी करना है। ये काम करके आप हमें सेंड करिएगा और आप लोग करेंट करिएगा। ऐसा नहीं कि जो है कि जब पिछले बार बना था, है ना, ऐसे 2020 में जो मुख्यमंत्री बना था उसका नाम जो है लिख नहीं दीजिएगा। जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम लिखिएगा। और यदि एक थोड़ा और काम कर सकते हैं तो 5वां कॉलम भी बना ही दीजिए और वहाँ पर हर राज्य का जो है राज्यपाल जो है उनका नाम भी लिखिए। ये काम आप लोग को करना है, छोटा सा काम है। यदि आप लोग का करने का मन है तभी करिएगा, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है ना। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। ये तो लगता है ये तो एक पेज में पूरा का पूरा जो है कि फ़ोटो ही था, है ना। ये इंडिया का जो है कि मैप था, है ना, पूरी तरह से। अगला पेज चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी जो है आरक्षण दिया गया है, उसमें से 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दिया गया है, उसको भी जो है आरक्षण दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं मतदाता सूची। हम लोग जो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो है सिर्फ एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग को चल रहा है 3.2 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वीडियो जो है आपका क्लोज हो जाएगा। आप लोग भी जब देखना चाहेंगे तो आप अपना बुक खोल के रखिए। आप जब भी पढ़ते हैं तो अपना बुक भी खोल के रखिए साथ में। मेरा एक थोड़ा सा अनुरोध है आप लोग से कि बुक खोल के रखिए और वहाँ पर देखिए क्या पढ़ाई हो रहा है क्या नहीं पढ़ाई हो रहा है। जितना बचा है आप खुद देख सकते हैं कितना और बचा है ना। ऐसा नहीं कि आपको जो है कि शाम का टाइम होता है तो उस समय तो नेट का प्रॉब्लम होता है, नेट चलने में प्रॉब्लम होता है। ये बात हम भी जानते हैं क्योंकि आप ही के क्षेत्र में हम भी आते हैं। ऐसा बात नहीं है, आपका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र मेरा भी है। करंट का प्रॉब्लम है, कभी आता है कभी जाता है, ये भी एक दिक्कत है। लेकिन मोबाइल का बैटरी है तो आपको जो है कि यदि लाइन आ गया लाइन चल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुक लेके बैठिए और बुक लेके जब बैठिएगा तब देखिएगा कहाँ तक जो है कि हम पढ़ा दिए और कितना बाकी है। अभी फ़िलहाल हमको लगता है कि यही टॉपिक लास्ट होना चाहिए, है ना। नहीं ये तो लास्ट नहीं है ना। ये जो है कि 3.2 चल रहा है और हमको जो है कि 3.2 कंप्लीट करने का मन है पूरी तरह से कि 3.2 कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि एक दिन में एक कंप्लीट कर देना सही अच्छा होगा। तब जल्दी से जल्दी किताब जो है ख़त्म हो पाएगा तो हम लोग आगे जो है आगे पढ़ सकते हैं। आगे जल्दी से जल्दी किताब जो ख़त्म कर लेंगे तो 4-5 किताबें हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो बहुत धीरे पड़ जाएगा, है कि नहीं। ये वीडियो 7 बजे आप लोग का अपलोड हो जाएगा। किसी कारण बस कल जो है कि आपका जो वीडियो लेट से हुआ, 8 बज गई, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ। लेकिन आपको अब वीडियो जो है कि सही टाइम में आज मिल गया है, तभी तो आप लोग देख रहे हैं। हम भी थोड़ा सा अच्छा चलिए अब देखते हैं मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है। मतलब जब निर्वाचन क्षेत्र एक बार तय हो जाता है तो आप लोग जब देखिएगा जब भी चुनाव होते हैं तो आपके माता पिता, आप लोग यदि वोट नहीं करते हैं तो माता पिता जो भी 18 साल का वर्ष का जो लड़का या लड़की है उसके घर में एक पर्ची आता है। उस पर्ची में लिखा रहता है नामांकन, उसका नाम लिखा रहता है, आप कहाँ वोट दे सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है लिखा हुआ रहता है। आप लोग उसको ध्यान से, यदि आप लोग नहीं देखते हैं तो इस बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस बार आपका घर में जो आएगा का सादा सा कागज़, उसमें नाम लिखा रहता है, मेल लिखा रहता है, आपका पता लिखा रहता है और आप कहाँ किस एरिया में जाकर आप वोट दे सकते हैं उसके बारे में भी जो है लिखा रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा। यदि आप लोग नहीं देखें हैं तो इस बार चुनाव जब होंगे देख लेना, है ना। कौन वोट दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता, मेरे थोड़ा सा साइड में जो है लोग हल्ला कर रहे हैं, है ना, और वीडियो में प्रॉब्लम हो जाएगा फिर।
लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव में काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। मतलब जो भी चुनाव में भाग ले सकता है उसका सूची जो है पहले ही बना लिया जाता है, क्योंकि एक दिन का तो काम नहीं, बहुत बड़ा काम है और हर किसी को दे दी जाती है। मतलब सबको जानकारी दी जाती है कि आप जो है कि वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मतदाता सूची कहा जाता है। तो आप लोग फिर से एक क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए और क्या क्वेश्चन लिखना है? मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? क्या लिखिएगा? मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं, है ना। मेरे पास एक वोटर लिस्ट है, कभी यदि मौका मिलेगा तो आपको पर्सनली दिखाएंगे, है ना। वोटर लिस्ट उसे कहा जाता है, एक बहुत बड़ा सा होता है, उसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो आप लोग जो है, आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या नोट करना है? मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वैक्स मताधिकार के बारे में पढ़ा। हमने जो पहला ही चैप्टर में सार्वभौम वैक्स मताधिकार के बारे में पढ़ा था और उसमें क्या पढ़ा था? तो उसमें जो 18 वर्ष का जो व्यक्ति है, जो या लड़का या लड़की है, वो जो है कि मत देने का मतलब वोट देने का अधिकार रखता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वभौम वैक्स मताधिकार कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से यदि आंसर करना चाहें इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिटेल से लिख सकते हैं, या तो फिर आप जो अपना कॉपी में सर बना सकते हैं। याद बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या है? हर किसी को जो मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। ये तो बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। मतलब यदि ठोस कारण ना हो, किसी व्यक्ति को यदि हटा रहा है मतदाता सूची से, तो उसका यदि ठोस कारण ना हो तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। अलग अलग नागरिकों अनेक मामलों से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, हर कोई भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है। मतलब कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं है, पर हर कोई इंसान तो है। मतलब ऐसा सारा चीज़ है, गरीब है, अमीर है या कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में तो एक इंसान है, इसलिए उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और अपनी ज़रूरतों को विचार के अनुरूप समाज में योगदान करता है। मतलब जो वो सोचता है उसके अनुसार वो जो है समाज में तो अपना योगदान देता ही है, जैसे भी देता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। मतलब जो 18 वर्ष है, 18 वर्ष के जितने उम्र हैं, मतलब 18 वर्ष है, 19, 20, 21, 22, 25, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 200, 300 साल, यदि कोई जिंदा रह गया 300 साल तो वो वोट दे सकता है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, मतलब यदि कोई वोट देने जा रहा है तो उससे ये नहीं पूछेगा कि आपका जाति कौन सा है, बताइए आपका जाति कौन सा है, जाति बताइएगा तभी आपको जो हम वोट देने देंगे। तो ऐसा जो वोटर जहाँ पर वोट देने जाता है वहाँ पर ये पूछा नहीं जाता है और कभी नहीं पूछा जा सकता। यदि पूछा गया तो ये संविधान का उल्लंघन होगा, उस पर जो है आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। उससे धर्म के बारे में पूछा जाता है कि आप किस धर्म से हैं, ये भी जो है कि पूछा नहीं जाता है। लिंग मतलब क्या फीमेल है या पुरुष है या महिला है, ये भी आपको जो है कि लेना देना नहीं है। मतलब जो भी है उसको वोट देना, चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार है। चाहे लड़की हो लड़का हो, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, बूढ़ा हो बूढ़ी हो, औरत हो जो हो, है ना, किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, वो पूरा मत देने का अधिकार रखता है। वो अपना जो है कि मत दे सकता है, मतलब वोट दे सकता है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित किया जाता है। जैसे कुछ अपराधी है, आतंकवादी है, उग्रवादी है या अलग अलग हैं, जिसको जो आतंकवादी अपराधी माना जाता है, उसे जो है कि वोट देने से अलग रखा जाता है। साथ में जिसका पागलपन है या फिर माइंड खराब है, दिमाग खराब है, जो उसका मस्तिष्क काम नहीं करता, उसे भी वोट देने से अलग रखा जाता है। ये भी बात आप लोग जानिए। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में
हो या व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। मतलब सारे लोगों का जो है, सारे लोगों का मतदाता सूची में नाम हो, ये जिम्मेवारी किसका है? सरकार की है। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। जैसे कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, तो वहाँ पर बच्चे होते हैं, बच्चे का एज बढ़ता ही है। तो किसी का 17 वर्ष है तो, या फिर 5 साल के बाद, या 15 वर्ष है, या 14 वर्ष है, या 13 वर्ष है, तो जो है कि 5 साल के बाद चुनाव जब होंगे उसके, तो 18 साल के करीब या 18 साल पहुँच जाते हैं। तो इसलिए जो हर बार जो है चुनाव लिस्ट, मतदाता सूची जो है बनाया जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिया जाता है। मतलब जो इलाके से बाहर हो जाते हैं या जिनका निधन हो जाता है, मौत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उनका जो है मतदाता सूची से नाम जो है हटा दिया जाता है। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। मतलब जो भी मतदाता सूची है 5 वर्षों में जो उसको नया किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को या पहचान पत्र साथ रखना चाहिए। आप लोग के घर में यदि माँ, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, काका, काकी कोई भी हो, तो उसके पास एक लिस्ट होगा जिसको वोटर लिस्ट कहा जाता है। वोटर लिस्ट जो है कार्ड जैसा रहता है, वो चीज़ दिया जाता है। मेरे पास भी है, जिससे किसी एक वोट कोई दूसरा ना डाल सके। मतलब इसका क्या है कि आपका वोट कोई दूसरा डाल के ना डाल सके, ऐसा जो है इससे हो जाता है। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ। मतलब ये कार्ड भी जो अनिवार्य नहीं किया गया है कि ये होगा तभी आप वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास वोटर कार्ड नहीं है तो क्या है कि वो जो है ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकता है या फिर राशन कार्ड लेके जा सकता है और जो है कि वोट दे सकता है। ये भी जो है काम हो सकता है। यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए है ना, लगभग 45 मिनट हो चुका है। ये वीडियो का 45 मिनट हो चुका है, लेकिन क्या करें, टॉपिक कोई कंप्लीट कर लेंगे तभी तो किताब जल्दी से कंप्लीट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। हमने ऊपर देखा है कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। मतलब क्या है कि आप उम्मीदवार भी हो सकते हैं और मतदाता भी हो सकते हैं। मतलब आप वोट भी कर सकते हैं और आप चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। मतलब यदि आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो आपको जो 25 वर्ष चाहिए और यदि आप वोट दे रहे हैं तो आपका 18 वर्ष चाहिए। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब आगे देखते हैं। उम्मीदवार बनने में भी आगे नेक्स्ट पेज। यहाँ पर ये पेज लगता है पूरा तरह से ये चीज़ है। ये चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं है, 46वां पेज का है। अच्छा चलिए इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे हम लोग जो है कि आगे बढ़ाएंगे। ऐसे भी 50 मिनट लगभग हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में जुड़े रहने के लिए। आप देखें बीच में कुछ लोग जो है डिस्टर्ब करने के लिए अपना भोंपू बजा रहे थे, तो ये भी थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, थैंक यू।